हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन यानी कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए अनेक टूल्स की आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होती है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले, प्रयुक्त होने वाले जो प्रमुख साधन हैं वो तीन होते हैं। नंबर 1 एंजाइम्स, नंबर 2 वेक्टर और वाहक, और नंबर 3 यात्री डीएनए यानी कि पैसेंजर डीएनए। विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स डीएनए को सेल से बाहर निकालने, डीएनए को कट करने, दो डीएनए को जोड़ने या डीएनए का संश्लेषण करने में, और डीएनए को, सर्कुलर डीएनए को लीनियर बनाने में, रेखक बनाने में यूज होते हैं। इसके अलावा जो डीएनए जिसकी सहायता से एक ऑर्गेनिज्म के, एक जीव के डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है वो वेक्टर कहलाते हैं, और वो डीएनए जो ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, उसे पैसेंजर डीएनए बोलते हैं। सबसे पहले हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जीवों की बॉडी में बनते हैं, और अपनी बहुत कम मात्रा में वो बिना यूज हुए बॉडी की विभिन्न रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। यही एंजाइम्स जो जीवों से प्राप्त होते हैं, उनमें से कई एंजाइम्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि आरडीटी में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम वे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप में यूज़ करने के लिए इसमें डीएनए को प्राप्त करने में यूज़ किया जाता है। यानी कि ये वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी सेल से डीएनए को प्राप्त करने में यूज़ होते हैं, अर्थात डीएनए निकालने के लिए यूज़ होते हैं, सेल को लाइसिस करते हैं, सेल को रप्चर करते हैं, सेल को काटते हैं, सेल के ऊपर की जो कवरिंग्स हैं उनको हटाते हैं। तो उन एंजाइम्स को जो सेल की कवरिंग को हटाकर, सेल वाल को, सेल मेम्ब्रेन को हटाकर डीएनए को बाहर निकालने में यूज़ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लाइजिंग एंजाइम्स कहलाते हैं। अर्थात ये एंजाइम सेल्स को खोलकर डीएनए को बाहर निकालने में यूज़ होते हैं। जैसे जीवाणु के लिए लाइसोजाइम, पादप सेल के लिए सेल्यूलेज प्लस पैक्टिनेज, कवक कोशिका के लिए काइटिनेज। ये एंजाइम्स सेल को खोलकर डीएनए को बाहर निकालने में यूज होते हैं। दूसरे एंजाइम होते हैं क्लीविंग एंजाइम। तो ये पहले एंजाइम है, ये सेकंड एंजाइम, ये थर्ड एंजाइम, ये फोर्थ एंजाइम, और ये फिफ्थ टाइप के एंजाइम। 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। क्लीविंग एंजाइम, क्लीव माने कट करना, यानी कि काटने वाले एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स डीएनए के अणुओं को कट करने में यूज होते हैं, क्लीविंग एंजाइम कहलाते हैं। और ये क्लीविंग एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं: एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, यानी कि प्रतिबंध या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। एक्सो माने होता है बाहर, एंडो माने होता है अंदर। तो जो डीएनए के सेगमेंट्स को, अब ये डीएनए को एक सेगमेंट है, जो डीएनए के सेगमेंट्स को बाहर से कट करेंगे, सिरों से कट करते हैं, किनारों से कट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लिएज। जो डीएनए को बीच में से कट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लिएज। और जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज वे एंजाइम होते हैं जो विशिष्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से, पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों से डीएनए के बीच से, यानी कि सिरों से नहीं काटते, डीएनए के बीच में किसी विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रम से जो एंजाइम्स डीएनए को कट करते हैं वो कहलाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज। यानी कि जो डीएनए को किनारों से
कट करेंगे वो एक्सोन्यूक्लियस, जो बीच में से कहीं से भी कट कर देंगे वो एंडोन्यूक्लियस, और जो विशेष अंदर की तरफ यानी कि इस किनारों को छोड़कर सेंटर में अंदर की तरफ डीएनए को किसी विशेष पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों से काटते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम वे अनुक्रम होते हैं जो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में 5 to 3 पढ़ने पर सेम होते हैं। जैसा अब इसमें देखिए आप GAATTC, तो 5 से जब हम 3 प्राइम 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर चलते हैं तो पहले है G, फिर है A, फिर A, तो GAA फिर TTC, तो इधर से चलेंगे 5 to 3 चलेंगे तो इधर क्या हो जाएगा GAATTC, तो 5 to 3 जैसे चलेंगे हम तो सेम होते हैं, तो GAA TTC TTC, तो ऐसे अनुक्रम क्या कहलाते हैं? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहलाते हैं, जहां पर 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में दोनों रज्जुकों में दोनों स्ट्रैंड्स पर चलने पर रीड करने पर जो बेस सीक्वेंस होती है यानी कि क्षार अनुक्रम होती है वो समान होती है। इसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये सबसे महत्वपूर्ण टाइप का एंजाइम है जो पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों से काटता है। अब इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्यों कहते हैं? ये 3 कारणों से इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। इन न्यूक्लियस की खोज जीवाणुओं में की गई थी और इसका प्रमुख कार्य बैक्टीरिया के अंदर विषाणु के डीएनए को खंडों में तोड़कर उसकी वृद्धि और गुणन को रोकना होता है, जिससे उसकी वृद्धि और गुणन, वायरस की वृद्धि और गुणन जो होते हैं वो चेक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, यानी कि उनमें प्रतिबंध लग जाता है, इसलिए इनका नाम है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब इन्हें रेस्ट्रिक्शन क्यों बोलते हैं, प्रतिबंध क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वायरस यानी कि जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज के डीएनए को जीवाणु में अंदर जब वो प्रवेश कर जाता है तो उसको खंडों में तोड़कर जो वायरस होता है उसकी जो ग्रोथ होती है, उसकी जो वृद्धि होती है, उसका जो गुणन होता है उसको रोक देते हैं, प्रतिबंध कर देते हैं, इसलिए इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध। दूसरा, न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं इनको? तो न्यूक्लियस वर्ड क्यों बोला इसको? क्योंकि न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया? एज वर्ड लास्ट में जो होता है सफिक्स लगाते हैं वो एंजाइम के लगाते हैं, और वो न्यूक्लियर वर्ड है न्यूक्लिक एसिड के लिए, न्यूक्लिक अम्ल। क्योंकि ये न्यूक्लिक अम्ल डीएनए को कट करते हैं इसलिए इसका नाम हो गया न्यूक्लिएज। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लिक एसिड के लिए, न्यूक्लिक अम्ल के लिए, एज का मतलब एंजाइम हो गया, और एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। क्योंकि ये एंडोन्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नाभिकीय अम्लों को सिरे से ना काटकर बीच में से काटते हैं, अंदर से काटते हैं, इसलिए इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करता है, प्रतिबंध करता है, वायरस के डीएनए को कट करके बैक्टीरिया के अंदर उसकी ग्रोथ, वृद्धि, गुणन को रोकता है। न्यूक्लियस क्यों बोला गया? क्योंकि ये न्यूक्लिक अम्ल डीएनए को कट करता है। और एंडोन्यूक्लियस इसलिए बोला, एंडो माने अंदर, क्योंकि ये डीएनए को अंदर से कट करता है, ना कि सिरों से कट करता है। इसके बाद 1963 में 2 एंजाइम्स की खोज हुई ई कोलाई में, जिस पहला था मिथाइलेज और दूसरा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मिथाइलेज और रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो अभी हमने पढ़ा कि वो वायरस के जो डीएनए होता है उसको कट कर देता है, लेकिन जो मिथाइलेज होता है, उस मिथाइलेज का काम क्या होता है कि जब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपना काम कर रहा होता है तो वो न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहा है, तो संभावना ये भी हो सकती है कि वो जो एंजाइम अब न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहा है, डीएनए को कट कर रहा है, काट रहा है, वो जीवाणु का जो डीएनए उसको भी कट कर देगा। लेकिन अपने जीवाणु अपने डीएनए को कट होने से बचाने के लिए, अपने डीएनए को कट होने से बचाने के लिए वो क्या काम करता है? वो मिथाइलेशन करता है। ए और जी जो क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, इन क्षारों में जहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, तो जहां पर रिकॉग्निशन साइट, जहां पर वो उसको पहचानता है कहां से डीएनए को कट करना है, वहां पर जो एजी क्षारक होते हैं वहां पर उसका मिथाइलेशन कर देता है। मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप को, मिथाइल समूह को जोड़ देता है।
इसको बोलते हैं मिथाइलेशन। तो वो मिथाइलेशन कर देता है, अर्थात मिथाइल समूह को जोड़ देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अब इनको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, नॉर्मल ए और जी नहीं, क्योंकि वायरस की जो डीएनए होगा उसमें मिथाइलेशन नहीं होगा, उसमें सिंपल एडेनिन ग्वानिन होगा। और यहां पर जैसे कट कर रहा है इसको, तो कट करने में वायरस के डीएनए को कट कर पाएगा, लेकिन चूंकि अगर ये बैक्टीरिया का डीएनए होता तो बैक्टीरिया के डीएनए में यहां पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाता, और मिथाइल ग्रुप जोड़ देने के कारण अब ये इसको पहचान नहीं पाता और ये इसको कट नहीं कर पाता। इससे जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, जीवाणु का जो डीएनए होता है, वो अपने ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कटने से बच जाता है। तो ये दो एंजाइम्स खोज हुए। मिथाइलेज एंजाइम क्या काम करता है, डीएनए की विशिष्ट पैलिंड्रोमिक भागों से मिथाइल ग्रुप जोड़ता है, अर्थात मिथाइलेशन करता है, जिससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरिया के जीनोम को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है उसमें जो एजी सीक्वेंसेस है उसको वो पहचान नहीं पाएगा, जिससे वो कट नहीं कर पाएगा, उसको हानि नहीं होगी, अर्थात बैक्टीरिया का डीएनए अब नहीं कटेगा। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वायरस के डीएनए को कट करेगा। और दूसरा एंजाइम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको REE भी बोल देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या खाली RE भी बोल देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी चल जाता है और REE भी चल जाता है। तो दोनों की खोज हुई और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिथाइलेज के साथ मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्लस मिथाइलेज दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब तंत्र बनता है, दो चीज मिलकर काम करती है, इसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, यानी कि प्रतिबंधन रूपांतरण तंत्र का निर्माण करते हैं। और मिथाइलेज इसमें एडेनिन ग्वानिन के साथ मिथाइलेशन करता है डीएनए ऑफ बैक्टीरिया के लिए, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वायरस के डीएनए को कट करता है। इसकी जो खोज थी उसको सबसे पहले हैमिल्टन स्मिथ ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया, लेकिन इसकी खोज का श्रेय स्मिथ, वर्नर आर्बर और डैनियल नेथास को दिया जाता है। उन्हें इस काम के लिए 1978 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने ही पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था HIND2, इसको आइसोलेट किया था, इसको पृथक किया था। और 1968 में जीवाणु हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से इसको पृथक किया गया। नेथास और स्मिथ को ने इसको पृथक किया था और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आजकल जीवाणुओं से 900 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्राप्त हो चुके हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में जानकारी है, लेकिन लगभग 3000 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में जानकारी है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, इसकी नामकरण कैसे किया जाता है? इसका नामकरण के लिए 4 चीज़ें समझ में आनी चाहिए हमारे, कि सबसे पहले इसके नामकरण में, जैसे एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है, जैसे HIND2 पढ़ा हमने अभी, एक का नाम है ECOR1। तो 1 2 3 4 पार्ट्स होते हैं नॉर्मली, सभी में, सब में नहीं है तो, लेकिन नॉर्मली हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। या जैसे हमने अभी पढ़ा HIND2, तो इसमें जो पहला वर्ड होता है वो उस जीवाणु के जीनस का पहला वर्ड होता है, पहला लेटर होता है, जिससे वो एंजाइम प्राप्त किया गया। जैसे ईस्क्रीशियाई कोलाई, ई कोलाई से ये प्राप्त हुआ, तो पहला ई हो गया उसकी जीनस का। दूसरा 2 लेटर जो अगले हैं, वो 2 लेटर जो होते हैं वो स्पीशीज के नेम होते हैं। तो ये तो हो गया वंश का नाम, यानी कि जीनस का नाम, वंश, जीवाणु का वंश, ये वंश का पहला अक्षर। ये हो गया प्रजाति, यानी कि स्पीशीज का पहले 2 लेटर। ये होता है प्रभेद, यानी कि स्ट्रेन। इनमें जो वैरायटी तो होती नहीं है, जो अलग अलग टाइप के, जो एक ही जीवाणु की स्पीशीज के अंदर, जाति के अंदर 2 या 2 से अलग अलग प्रकार के, 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के जो जीव होते हैं उसे हम प्रभेद, स्ट्रेन बोलते हैं। और ये होता है क्रम, जिस क्रम में उसकी खोज हुई उसे रोमन लेटर्स में लिखते हैं। तो जैसे ECOR1 का मतलब ई कोलाई से लिया गया है, ये कोलाई इसकी स्पीशीज थी जिससे लिया गया, R इसका स्ट्रेन है और पहला क्रम में ये लिया गया। जैसे HIND2, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, H फॉर हीमोफिलस हो गया इसकी स्पीशीज, जीनस का पहला वर्ड।
इन्फ्लुएंजाई के 2 लेटर शुरू के IN और D इसका स्ट्रेन हो गया, ये इसका क्रम हो गया। तो ये कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उससे जो प्राप्त होता है उसी का क्रम लिखते हैं। जैसे BAM1, इसके अलावा TAQ1 थर्मोफिलस इक्वेटिकस से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इनका जो नामकरण होता है, वो पहला जो वर्ड होता है वो जीनस का प्रथम लेटर होता है। CO 2 वर्ड होते हैं जो उसकी प्रजाति के होते हैं। R इसका फिर प्रभेद होता है, स्ट्रेन होता है, उसका फिर रोमन क्रम में लिखा जाता है जिससे वो प्राप्त होता है। अब प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस की क्रियाविधि देखें हम कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम कैसे करता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है तो इसीलिए इसकी हम डिटेल में इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं कि काम कैसे करता है, काट कैसे करता है। प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो DNA अणुओं को एक स्पेसिफिक पार्ट से काटता है और वो जो जहां पर वो उसको पहचानता है उसे रिकॉग्नाइजेशन साइट बोलते हैं, पहचान स्थल बोलते हैं या अभिज्ञान स्थल भी बोल देते हैं। और जहां से ये कट करता है उसको रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, क्योंकि यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम कर रहा होता है। ये जो एंजाइम इसको कट करता है वहां पर जो सीक्वेंस होती है जहां से ये कट करता है रेस्ट्रिक्शन साइट पर, वो जो सीक्वेंस होती है वो पैलिंड्रोमिक होती है। पैलिंड्रोमिक का मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ने पर दोनों स्ट्रैंड्स पर वो समान होंगी। तो सबसे पहले क्या काम करेगा कि वो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जहां से इसको कट करना होता है उस पॉइंट को पहचानेगा और पहचान कर उसके चारों तरफ अब ये लिपट जाएगा, उसके चारों तरफ रैप हो जाएगा। रैप होने के बाद जो शुगर फॉस्फेट शर्करा है यानी स्ट्रैंड्स है, ये शुगर फॉस्फेट जो DNA होता है, जब DNA हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं DNA की, तो DNA में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो यहाँ पर शुगर फॉस्फेट ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं। यहाँ पर शुगर फॉस्फेट और यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं, शुगर से एडेनिन थ्वाइमीन ऐसे जुड़े होते हैं। यहाँ पर फिर शुगर, यहाँ पर फिर शुगर, फिर हमारा ग्वानिन साइटोसिन, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो वो यहाँ से लिपट जाएगा और लिपटने के बाद क्या काम करेगा कि जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना होता है। अब एक ये इतना है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर फॉस्फेट हो गया, यहाँ पर फॉस्फेट हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये अब इसको पहचानेगा पहले और पहचानने के बाद इसके चारों तरफ लिपट जाएगा जहां से इसको कट करना होता है। और इसको माना यहाँ से कट करना है तो ये यहाँ पर इसको पहचान कर इसके चारों तरफ लिपट जाएगा और यहाँ पर 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स की बनी स्पेसिफिक अनुक्रम होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। और यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन साइट पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं और यहाँ पर ये अब क्या काम करेगा, हाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, जल संलयन करता है। जल संलयन का मतलब जल का जुड़ना और किसी भी मॉलिक्यूल्स का टूटना क्या कहलाता है, जल संलयन हाइड्रोलिसिस करता है। तो यहाँ पर अब ये क्या काम करेगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद ये फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा, नीचे वाला फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा। तो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं वहाँ से ये पहचानेगा, उसको पहचान के उसको चारों तरफ लिपट जाएगा और उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो जल संलयन यानी कि हाइड्रोलाइसिस के द्वारा काट दिया था। अब जब प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम DNA के स्ट्रैंड्स को पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करता है तो वो उस सीक्वेंस से इस प्रकार से कट करता है कि वो जो प्रतिबंधित एंजाइम है, ये कटान जो होता है वो पूरक युग्मों से 2 समान क्षारकों के बीच होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर देखें आप, तो ये जो यहाँ पर जो हो रहा है वो G और A के बीच में कट लग रहा है, यहाँ पर भी G और A के बीच में कट लग रहा है। तो समान प्रकार के क्षारकों के बीच में होता है, लेकिन चूंकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो यहाँ पर Ga इधर होगा तो यहाँ पर Ga इधर होगा। तो इसलिए चूंकि समान प्रकार के अनुक्रमों से इसको कट करता है ये, तो इसलिए यहां पर यहां कट लगेगा और इसमें यहां कट लगेगा। इससे क्या होगा कि ये ओवरहैंगिंग यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए ओवरहैंगिंग स्ट्रेच बनेंगे, खंड बनेंगे और इन खंडों को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स।
यानी कि स्टिकी एंड का मतलब चिपचिपे सिरे। चिपचिपे सिरे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये दो डीएनए वापस एक साथ आएंगे, यानी कि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटे हुए दो डीएनए के खंड जब पास पास आएंगे तो उनमें स्टिकी एंड होने के कारण वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बना लेंगे और उनके बीच में आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे दो डीएनए आसानी से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसको स्टिकी एंड कहते हैं। तो यहां पर जो दो कटिंग लगती है वो दोनों सिरों पर, दोनों जो होंगे, तो अगर माना एक की यहां लगेगा तो दूसरा इधर लगेगा, क्योंकि सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक हो गया और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में जीए इधर होगा तो इधर जीए इधर होगा, तो इससे क्या होगा कि ये इतना हिस्सा अलग कटेगा, ये वाला हिस्सा, यानी कि ए, ये वाला हिस्सा ए से कटेगा और कहां तक कटेगा? ए यहां तक कटेगा। तो ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, तो ये एक हिस्सा हो गया ये वाला, और ये वाला हिस्सा अलग हो गया। तो ये जो एंड बन रहे हैं ये कहलाते हैं स्टिकी एंड, क्योंकि ये वापस दोबारा से आसानी से जुड़ सकते हैं। इसीलिए जब एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से दो अलग अलग डीएनए नमूनों के सैंपल्स को काटा जाता है तो उनमें स्टिकी एंड्स बनते हैं, और स्टिकी एंड बनने से जब उन दो अलग अलग प्रकार के डीएनए नमूनों के जो खंड बने हैं, फ्रेगमेंट्स बने हैं, उनको मिश्रित किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वो जो स्टिकी एंड होने के कारण दो अलग अलग प्रकार के जो डीएनए होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में जुड़कर वो पुनर्योगज यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यानी कि आरडीएनए का निर्माण कर लेते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कटिंग का सिस्टम क्या है कि वो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन साइट पहचानता है और फिर वो दोनों स्ट्रैंड्स पर समान बेस पेयर से काटता है। यहां पर देखो जी और ए के बीच में काटा तो इधर भी जी ए के बीच में काट रहा, क्योंकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो इधर जी ए होगा तो दूसरे एंड पर इधर होगा, तो कटिंग यहां से होगी, जिससे क्या होगा जो स्ट्रैंड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? स्टिकी बनेंगे, चिपचिपे बनेंगे, क्योंकि ये आपस में जुड़कर दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। और इसीलिए जब समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से दो अलग अलग प्रकार के डीएनए को कट किया जाता है तो स्टिकी एंड बनते हैं, और जब इन दो अलग अलग प्रकार के डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में एक साथ मिक्स किया जाता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और चिपचिपे एंड से कारण दो अलग अलग प्रकार के डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि आरडीएनए आसानी से बन जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करता है और चिपचिपे एंड्स बनाता है, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसे होते हैं जो स्टिकी एंड्स नहीं बनाते, वो बीच में से कट करते हैं और एक ही जगह से कट करते हैं आमने सामने से। इसके कारण जो इसमें एंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लंट एंड, यानी कि ब्लंट का मतलब होता है सपाट छोर, यानी कि जो आपस में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने की क्षमता रखेंगे, इनको फ्लश एंड भी बोलते हैं। तो सपाट सिरे बनते हैं, जैसे SAM1 जो होता है इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है, लेकिन वो यहाँ से कट करेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसके कारण क्या होगा कि दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनेंगे, जो इनके सिरे होंगे इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लश एंड या ब्लंट एंड, यानी कि सपाट सिरे, क्योंकि इनमें इस तरह से ओवरहैंगिंग स्ट्रेच नहीं होता है। तीसरा एंजाइम है संश्लेषी एंजाइम। संश्लेषी एंजाइम का मतलब क्या होता है? सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ये एंजाइम्स संश्लेषण करते हैं, यानी कि ये एंजाइम्स डीएनए का अथवा आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए के संश्लेषण में यूज होते हैं, अर्थात इनका काम डीएनए का निर्माण करना होता है, या तो आरएनए टेम्पलेट पर यानी कि आरएनए के सामने या डीएनए के सामने। वह स्ट्रैंड डीएनए का या आरएनए का जिसके सामने कोई चीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। तो ये डीएनए के सामने डीएनए बनाएगा या आरएनए के सामने आरएनए बनाएगा। इसीलिए ये एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डीएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए के सामने बनाएगा डीएनए, ये आरएनए के सामने डीएनए जो बना रहा है इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। लेकिन जो डीएनए के सामने आरएनए बनाएगा, ये डीएनए है, डीएनए के सामने डीएनए बनाएगा, वो क्या कहलाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। तो जब डीएनए के सामने डीएनए बनता है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। जब आरएनए के सामने डीएनए बनता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं। और जो डीएनए आरएनए के सामने बनता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी कि cDNA बोलते हैं।
इसके बाद जो जॉइनिंग एंजाइम होते हैं, जॉइनिंग एंजाइम वे एंजाइम्स होते हैं जो दो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं। ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, ये दूसरा डीएनए फ्रेगमेंट्स है। तो इनके बीच में बॉन्ड बनाकर जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उन्हें हम बोलते हैं जॉइनिंग एंजाइम, और वो होता है लाइगेज एंजाइम। ई कोलाई से प्राप्त डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है डीएनए के दो खंडों को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पर जब आरडीटी में दो डीएनए को आपस में जोड़ा जाएगा तो उसके लिए जॉइनिंग एंजाइम्स यूज होंगे, और वो बेसिकली क्या होता है, डीएनए लाइगेज होता है। और लास्ट एंजाइम है एल्केलाइन फास्फेटेज। एल्केलाइन फास्फेटेज क्या करता है काम कि जो सर्कुलर डीएनए होता है, जो गोल डीएनए होता है, गोलाकार डीएनए होता है, उस गोलाकार डीएनए पर एल्केलाइन फास्फेटेज एंजाइम क्या काम करता है कि ये काम क्या करता है कि फास्फेट समूह को काटने का काम करता है। और इससे फायदा क्या होता है कि जब यहाँ पर फास्फेट समूह नहीं होगा तो ये अब ये फास्फेट समूह कटने के बाद ये एक लीनियर डीएनए बन जाता है। तो इस फास्फेट समूह का लास्ट से हट जाने से क्या होगा कि यहाँ से फास्फेट जो होगा उसको कट करके अलग कर देगा, और अलग करने से क्या होगा कि जो ये डीएनए होगा अब इस फास्फेट ना होने के कारण अब ये वापस दोबारा से गोलाकार नहीं बनेगा, अर्थात अब ये ऐसे नहीं बन सकता। क्योंकि अगर इसमें फास्फेट होता तो ये दोबारा से गोलाकार बन जाता। तो ये क्या काम करता है, इसे प्लाज्मिड गोलाकार होते हैं तो उस गोलाकार प्लाज्मिड पर हल्का सा कट लगाकर फास्फेट को अलग कर देता है, और फास्फेट के अलग हो जाने के कारण जो गोलाकार जो डीएनए है उसको जो रेखिक बनाया गया है, लीनियर बनाया गया है, जोड़ने के लिए तैयार किया गया है, उसको वापस वो दोबारा से रिकॉयल ना हो जाए, दोबारा से वापस वो गोलाकार से रेखिक से गोलाकार ना हो जाए, इसको कट करने के लिए इसमें जो एल्केलाइन फास्फेटेज एंजाइम होता है वो वहाँ से एक फास्फेट समूह को हटा देता है। फास्फेट मॉलिक्यूल को हटने से अब वो दोबारा से वापस जुड़कर गोलाकार नहीं बन पाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।